सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ सोल आउट स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो उम्मीद हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जहाँ पे लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने फाइनली उस मेटल प्लेट को हासिल कर तो लिया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैन है वो यहाँ पे आ जाते हैं और लू फेंग को पकड़ते साथ ही वो यहाँ से काफी दूर ले जाते हैं और फिर यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एक बहुत बड़े से पोर्टल के अंदर वो फेंक देते हैं और कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि अब तुम यहाँ से कैसे सरवाइव करते हो। और अब आगे इस हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है वो तेजी से उस काफी बड़े से पोर्टल के अंदर जैसे जैसे गिरता जा रहा था। यहाँ दूर से हम देखते हैं कि ये जो क्राफ्ट्समैन गॉड है वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे मास्टर ने ही ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान किया है और इस चीज को तुम अपने लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो ये तब देखने वाली बात होगी। इस दौरान हम यहाँ पे लू फेंग को देखते हैं जो की काफी तेजी से अंदर की ओर गिरता चला जा रहा था। इस दौरान हम देखते हैं कि लू फेंग की जो मेन बॉडी जो की इस वक्त ट्रेवल कर रही थी स्पेसशिप के अंदर, वो यहाँ पर अपने थर्ड क्लोन को अपने स्टोरेज स्पेस में रखते हुए वो इसी बात पे सोच रहा था कि आखिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट होगी कहाँ पे। अब तभी यहाँ पे हम बवाता और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं जहाँ ये दोनों भी इसी बात पे लगे हुए थे कि आखिर ये दोनों है तो है कहाँ। लेकिन तभी बवाता नोटिस करती है कि यार वो सब तो ठीक है लेकिन अचानक से मेरा जो कनेक्शन है वर्चुअल यूनिवर्स के साथ वो भी कट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है। लेकिन लू फेंग एक चीज नोटिस कर लेता है कि इसके पास सारे ट्रेजर सही सलामत है, जिसका मतलब ये है कि ये जो बंदा यानी कि ये जो क्राफ्ट्समैन गॉड है इसने लू फेंग को कोई हार्म नहीं पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है, तो वावाता कहीं ना कहीं गेस कर लेती कि हो ना हो ये चीज कहीं ना कहीं जो मास्टर सिटिंग इन माउंटेन गेज है उनसे लिंक्ड होगा और वो अपने डिसाइपल लू फेंग के लिए कुछ और बड़ी चीज करने के फिराक में है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें चल ही रही थी कि तभी लू फेंग फिलहाल के लिए अपने डीमन बॉडी को यानी कि अपने दूसरे क्लोन को बाहर निकालता है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वावाता की बात से उसका भी इंटरेस्ट आ जाता है और वो भी सोचने लगता है कि अगर ये मास्टर का कोई ट्रायल है तो न जाने ये किस टाइप का ट्रायल होगा। अब फिलहाल के लिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि फिलहाल सारी चीजें साइड में रखकर जरा इस जगह को अच्छे से डिस्कवर किया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वावाता से नेविगेट कर रही थी और तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लू फेंग है वो आसपास की जगह को काफी अच्छे से डिस्कवर कर रहा था। लेकिन वो हैरान था कि यार मैं इतनी दूर तक ट्रेवल कर चुका हूँ लेकिन मुझे डार्कनेस रेलम अभी तक दिखाई नहीं दिया। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि अचानक से इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि वो लाइट की स्पीड से चल रहा है तो भी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वावाता उसे बताते कि हाँ वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लाइट के लॉज है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इवन कि यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है ना वो नॉर्मली जगह से 100 गुना ज्यादा है, इसलिए जिस स्पीड के साथ तुम चल रहे हो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। क्या पता तुम कब किस चीज से टकरा जाओ जिससे कि तुम्हारा डिवाइन सेंस भी ना कर पाए। इस दौरान यहाँ पे ये सारी चीजें तो चल रही थी लेकिन लू फेंग की मेन बॉडी अभी भी उस मेटल प्लेट को पूरी तरीके से डिस्कवर करने में बिजी था और वो काफी ज्यादा खुश था कि फिलहाल के लिए हमारे साथ जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन इस बार की लूट से उसने काफी अच्छी खासी चीज हार्वेस्ट की है और इस फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट के जरिए से इसे वो सारे इंटेल मिल रही है जिसका कि इसने उम्मीद भी नहीं किया था। अब लू फेंग इसका इस्तेमाल करके 9th रेवोल्यूशन सीक्रेट कैनन के जो बाकी के जो लेवल है ना, जो बाकी के 2 स्टेज हैं उनको भी अनलॉक कर सकता है। यानी कि 5th रेवोल्यूशन को ये तो ऑलरेडी कर चुका है, अब आ रही थी 6th और 7th रेवोल्यूशन की। यहाँ पे ये सारी चीज तो चल रही थी, वही दूसरी तरफ हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लू फेंग की डीमन क्लोन बॉडी को देखते हैं और जिसके सामने एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर होता है जो कि आधे साथ ही इसके ऊपर अपनी सोल पावर से अटैक करता है, यानी कि एक मेंटल अटैक। लेकिन वो देख के हैरान था कि यहाँ पर लू फेंग की जो क्लोन बॉडी है इसके ऊपर कोई असर होता ही नहीं, जिसके चलते इसके बाकी के दोस्त भी यहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो काफी दिनों बाद कोई यहाँ पे आया है और जरा देखो तो इस पर तो हमारे अटैक का असर भी नहीं हो रहा, जिसका मतलब ये है कि इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बेसिकली ये जो 3 बंदे हैं ना ये लोग कॉस्मिक ओवरलॉर्ड है और लू फेंग ने भी इन्हें देख लिया था और बवाता इन्हें देखते साथ इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेती है और इनके नाम बताते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी काफी सालों से यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनके बारे में मैंने यही सुना था कि ये लोग सदियों पहले पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए थे। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लू फेंग समझ आता है कि मामला गड़बड़ा रहा है तो वो इमीडिएटली अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इसके सामने ले आता है, जिसके चलते गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी ऑरा को रिवील करता है। तभी यहाँ पे काइटियन और जो वैयान है ये दोनों भी एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट सिल्वर विंग की मदद से काफी आगे तक निकल चुका था, जिसके चलते अब इन सब की जो नियत है वो सीधा गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सिल्वर विंग्स पे जाती है और वो कहते
कहते हैं क्या बात है, इतने सालों बाद हम लोगों को एक सुप्रीम ट्रेजर देखने को मिला है, तो फिर इसे तो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। अब यहाँ भी ये सारी चीजें चल तो रही थी, पर तभी हम देखते हैं कि बेचारा गोल्डन हॉर्न बीस्ट अकेला पड़ जाता है। ये तीनों मिलकर इसे कॉर्नर कर देते हैं और लगातार इसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके चलते गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो चुका था। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जायंट सा सन अपीयर होता है, जैसे कि यहाँ पर इन्हीं में से एक बंदे ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर करने के लिए समन किया था। और तभी यहाँ पर जो दूसरा बंदा था वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी तेजी से हिट करता है अपने स्वॉर्ड के जरिए से और तेजी से उसी सन की ओर इसे पुश करता है ताकि इसकी बॉडी जल के राख हो जाए। अब जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस सन से टकराता है तो एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन तो होता है, लेकिन अगले पल इनके होश उड़ जाते हैं जब ये देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट बिल्कुल सही सलामत है। और इनमें जो वाईजे नाम का बंदा था उसे तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इस आर्मर पे इंटरेस्ट आ जाता है और वो पहले ही ऐलान करता है कि ये चीज मेरी होगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी किसी से कम नहीं था। वो इमीडिएटली अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे टाइगर रोड डोमेन आते साथ ही यहाँ अपना जलवा दिखाता है, जिसके चलते उनमें से एक बंदा ऑन द स्पॉट इसके अंदर फंस जाता है। अब यहाँ बाकी दोनों भी इसके चपेट में आ तो चुके थे, पर एक डोमेन टाइप की ट्रेजर को देखते साथ ही ये लोग समझ आते हैं कि फिलहाल इसका ये मैच नहीं कर सकते, तो ये लोग भागने लगते हैं। लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो इन्हें सबक सिखाने के इरादे से था, जो देखते साथ ही यहाँ पे जो वाईजान थी इसकी सटक चुकी थी। वो यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर अपने एक जायंट से ग्रीन कलर के स्वॉर्ड से हमला करती है और उसका निशाना सीधा गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जो बेली वाला एरिया है वो था। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जो बेली है वो ओपन होता है, किसी मुंह का शेप लेते हुए अपने मुंह से ही उसे रोकने की कोशिश करता है और अगले ही पल उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर वाईजान पे काफी सारे अटैक भी करता है, जिसके चलते इसकी जो डिवाइन बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो बाकी दो बंदे थे यानी कि काइदियन और जो लॉर्ड यू था, ये लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। लोगों का पूरा प्लान ही चौपट पड़ गया और इनमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी यानी कि वाईजान, वो ही यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। तभी यहाँ पर इनके सिचुएशन देखकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी हंसते हुए कहने लगता है कि मेरी डिवाइन बॉडी इतनी ज्यादा ह्यूज और मैसिव है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि भले ही मैं तुम्हें एक बार में ना मार पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे जैसे हजारों को मार सकता हूँ। अब ये सुनकर इन सभी का गला सूख जाता है। तभी यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सबसे ज्यादा गुस्सा वाईजान पे आता है, क्योंकि इसने डायरेक्टली उसके ऊपर हमला किया था। और तभी वो यहाँ पर अपने बाकी के जो रिवर्स थे इन्हें एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे उलझने का, जरा अपने आसपास देखो, मैंने तुम्हारे लिए मौत का जाल बिछा के रखा है। ये कहते हुए वो सीधा उसकी तरफ एक्सेलरेट करता तो है, पर तब तक जो वाईजान थी ना वो अपनी बॉडी को बर्न करते हुए अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करती है। तभी यहाँ पर दूसरा बंदा जो कि इन दोनों को देख रहा था कि कैसे इसके नजरों के सामने वाईजान जब यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे हमला करती है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने एक सिंगल स्ट्राइक से, वो भी अपने टेल के स्ट्राइक से, उसके वेपन को ही ऑन द स्पॉट शैटर्ड कर देता है। अब यहाँ पे इसके रूथलेसनेस को देखते साथ ही ना तो जो वाईजान थी इसके सुर बदल जाते हैं। वो यहाँ पे रहम की भीख मांगती है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट उससे कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी इस बात को जाने दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वापस से इसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, जिसके चलते वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। दूर से ये दोनों ये नजारा देखे जा रहे थे। तभी यहाँ पर जो वाईजान थी वो यहाँ पर डेस्परेटली बस कैसे भी करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारना चाहती थी, तो यहाँ सब कुछ अपना दांव पे लगाते हुए एक जायंट से स्वॉर्ड को मैनिफेस्ट करती है अपने डिवाइन बॉडी को बर्न करके, और बस इतना कहती है कि एक बात याद रखना, अगर मुझे कभी भी दोबारा जिंदगी मिलती है ना तो मैं बस तुम्हें मारने के लिए जीऊंगी और मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं तुम्हें सबक न सिखा दूं। अब यहाँ पे ये सुनकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी पलट के उसके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब जो मैं करने जा रहा हूँ इसे जरा अच्छे से देखना और इसे अपने दिमाग के कोने में बिठा लेना, क्योंकि जब तुम मेरे सामने आओगी ना तब तुम्हारा मैं यही हाल करूंगा। अब यहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने एक अटैक से वाईजान का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर देता है, लेकिन उससे पास से मिले दो जो डिवाइन वेपन्स थे ये दिखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहे थे, क्योंकि उनमें से एक मिरर था और दूसरा था एक बहुत ही पुरानी डिवाइन स्वॉर्ड। लेकिन लो फेंगस से कहाँ फर्क पड़ता था, उसे तो बस ट्रेजर से मतलब था, तो वो ऑन द स्पॉट ही इन्हें अपने पास रख लेता है। अब लू फेंग जिस कदर रूथलेस बन चुका था उसे देख कर तो बाकी दोनों की बोलती बंद हो जाती है और यहाँ लू फेंग बस इनसे इतना कहता है कि बताओ मरना चाहोगे या मुंह खोलना चाहोगे, जो सुनकर ये दोनों ही वहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। और तभी लू फेंग इनसे कहने लगता है कि मुझे जानना है कि आखिर ये जगह कौन है और तुम लोग आखिर यहाँ पे कब से फंसे हुए हो, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। इस दौरान लू फेंग की मेन बॉडी ने 7th ट्राइल्यूशन को भी कम्प्लीटली पास कर लिया था, जिसके चलते 9800 की जो ची लेवल है ना लू फेंग इसे अचीव कर लिया, यानी कि इसकी डिवाइन बॉडी की पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही वो एक्साइटेड था कि कब गोल्डन हॉर्न बीस्ट और बाकी सभी अपने परफेक्ट ची लेवल पे पहुंच जाएंगे, जिसके जरिए से वो उस सीक्रेट टेक्निक का भी एक्सेस हासिल कर लेगा, जैसे कि काफी पावरफुल टेक्निक माना जाता है, यानी कि जिसका नाम आई एम द यूनिवर्स है। लेकिन अभी इसे पूरी तरीके से मास्टर करने में टाइम लगेगा। वैसे भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की जो बॉडी है ना वो अभी अपने परफेक्ट ची लेवल पे नहीं पहुंची और इसे अभी भी 1 से 2 साल का टाइम लगने वाला है। अब तभी कहानी और आगे जाती है और तभी हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, यानी कि उसकी क्लोन बॉडी को, जो कि अभी भी यहाँ पे
कल्टीवेट करने में बैठा हुआ था, लेकिन साथ ही वो पुरानी चीजों को याद कर रहा था कि जहाँ उसे पता चला था कि असल में ये जो जगह है इसे किसी लूप होल की तरह बनाया गया है और एक ऐसे मिस्टीरियस से बैरियर को लगाया गया है कि जब जब उस बैरियर को यहाँ का कोई भी कल्टीवेटर उड़कर क्रॉस करता है ना, तो वो इनडायरेक्टली वापस से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर से उसने स्टार्ट किया था। लेकिन उसे कभी रियलाइज ही नहीं होता है कि वो लगातार एक जगह पर ही चक्कर काट रहा है। और इन दोनों ने बताया था कि जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये जो पूरा का पूरा डायमीटर है, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 1 लाख लाइट ईयर जितना होगा। और रही बात यहाँ से जाने की, तो यहाँ से आज तक कोई भी कल्टीवेटर नहीं जा पाया और लोग कैसे आते हैं इसका भी हमें नहीं पता। हम तो बस किसी मिस्टीरियस रीजन के चलते यहाँ आ गए और हमें तो ये भी याद नहीं कि आखिर हमें यहाँ पर आए कितना वक्त हुआ है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई क्लोन बॉडी है तो तुम उसे बस यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो, जिसके बाद तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे और शायद यही इकलौता रास्ता है। लू फेंग सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। लेकिन वो बाबाता को बस फिलहाल इतना ही बताता है कि मैं ऐसे ही अपनी क्लोन बॉडी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसका कोई ना कोई रास्ता तो हमें हर हाल में ढूंढना ही होगा। अब तभी डीमन क्लोन बॉडी को कुछ फील होता है, एक ऐसे मिस्टीरियस सा शॉक वेव जो कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी को हिला के रख देता है। लेकिन ये शॉक वेव वर्ल्ड रिंग के अंदर से होते हुए आर पार हो जाती है। यहाँ तक कि लू फेंग ये देख के हैरान था कि जितना असर उसकी बॉडी में हुआ उसका आधे से भी आधा असर यहाँ वर्ल्ड रिंग के अंदर मौजूद किसी भी चीज पे नहीं हुआ था। यानी कि वो बाबाता और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बात कर रहा है। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते तभी यहाँ पे जो क्लोन बॉडी थी यानी कि डीमन क्लोन बॉडी, वो फील करता है कि वो एक अलग ही जगह पे आ चुका है। बाबाता भी उसकी फिक्र के चलते बाहर आ जाती है और जहाँ डीमन क्लोन बॉडी उसे बताने लगता है कि न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है और मुझे काफी सारे वेव से जैसे अटैक किया गया और जरा देखो कुछ ही पल में मेरी बॉडी का जो 7% डिवाइन बॉडी का हिस्सा था वो कम्प्लीटली शटर्ड हो चुका है। और ये सेम शॉक वेव यहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी फील हुआ, उसकी बॉडी के भी आर पार हुआ, लेकिन उसे 1% का भी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों ये सारी बातें कर तो रहे थे और बाबाता को भी ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है। अब यहाँ पे जब वो सोच ही रही थी कि तभी लू फेंग को अपनी नजरों के सामने कुछ ऐसी चीज दिखती है कि जिसके चलते उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो कहने लगता है कि जरा सामने देखो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पे बाबाता भी जब इतने सारे स्टार सिस्टम को एक साथ एक ही लाइन में देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है और तब वो कहने लगती है कि मैं समझ गई, असल में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक चीज को कंप्रेस करके बनाया गया है। जरा देखो ये जो स्टार सिस्टम है कितने क्लोज डिस्टेंस पे है। तभी यहाँ पे बाबाता लू फेंग को एक स्ट्रेंज से प्लेनेट के बारे में बताती है जिसका डायमीटर काफी ज्यादा छोटा था और वो बताती है इस प्लेनेट का डायमीटर जितना ज्यादा छोटा है इसके अंदर उतना ही ज्यादा प्योर स्टार टायर गोल्ड मौजूद है। यहाँ पे ये सुनकर डीमन क्लोन बॉडी भी शॉक्ड था। अब ये चीज तब बनती है जब एक बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स कर जाता है और तब जाकर एक ब्लैक होल बनता है और इसी एक्सप्लोजन के दौरान यानी कि ब्लैक होल बनने के प्रोसेस के दौरान एक छोटा सा हिस्सा जिसे कि फ्रेगमेंट भी कह सकते हो वो अलग होता है और वही होती है ये टॉप टायर गोल्ड। ओके, तो ये सारी बातें साइड में रखते हैं, बस इतना जान लो कि अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसे कम्प्लीटली डिवोट कर लेता है ना तो पलक झपकते ही उसकी जो डिवाइन बॉडी की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। जो सुनकर तो लू फेंग भी बिना किसी देरी के इमीडिएटली गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर आने का ऑर्डर देता और बस वो आते साथ ही पेट पूजा शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो इस प्लेनेट को डिवोट करता है ना तो यहाँ पे बाबाता बताने लगती है कि असल में ये जगह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे आसपास काफी सारी ऐसी वैल्यूएबल चीजें हैं जिसे अगर हम रियलिटी में बाय करने जाए ना तो शायद हम लोग कंगाल हो सकते हैं। तभी वो एक प्लेनेट के बारे में बताती है जो कि असल में प्योर व्हाइट स्टोन है और जो कि कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक एक करके सारी चीजों को डिवोट करना शुरू कर देता है। अब ये प्रोसेस काफी देर तक चलता रहता है और जितने ज्यादा चीजों को वो डिवोट करता है पलक झपकते ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट का साइज काफी हद तक एक्सपैंड कर चुका था। तभी यहाँ पर उसे कुछ जानी पहचानी ऑरा फील होती है और ये और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट मास्टर फ्लेम स्टार है। और उन्हें देखते साथ ही यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट सीनियर कहते हुए उसे ग्रीट करता है और पूछने लगता है आखिर उनके यहाँ पर आने की वजह क्या है। लेकिन वो स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि शायद तुम भूल गए कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बताया था। असल में मैं तो यहाँ हमारे स्टार बीस्ट अलायंस से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के तुम्हारे सामने आया हूँ ताकि तुम्हें उस जगह पर ले जा सकूँ जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। ये सुनकर तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट शॉक्ड हो जाता है और बताने लगता है कि आखिर हम इस जगह से निकलेंगे कैसे, जिसमें वो कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी हमारे एक टेरिटरी में आ चुके हो। तब जाके यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट और हमें पता चलता है कि असल में इससे पहले वो जो स्पेस रिपल उसे फील हुए थे ना वही मिस्टीरियस से वेव असल में इनका ही एक टेलीपोर्टेशन था और सिर्फ स्टार बीस्ट अलायंस के जो लोग हैं यानी कि जैसे अपना गोल्डन बीस्ट है इन्हीं की बॉडी उसके कांटेक्ट में आने से टेलीपोर्ट हो जाती है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के चलते ही ये लोग यहाँ पे आ पाए हैं और ये जगह एक बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट जगह है स्टार अलायंस के लोगों के लिए और जो इनकी मेन टेरिटरी है ये उसका आउटर लेयर है। अभी यहाँ पे जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है वो काफी ज्यादा खुश था। तभी यहाँ पे उसका सीनियर बताने लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें हमारे मेन लैंड पे ले जाया जाए जहाँ पर तुम हमारे सीनियर से मिलोगे और बहुत से जो डिवाइन बीइंग्स है वो भी अपने नए मेंबर से मिलकर काफी ज्यादा खुश होंगे। अब यहाँ पे इससे पहले कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट कुछ कह पाता
इमीडिएटली वो यहाँ से उसे ले जाकर एक प्लेनेट के पास आ जाता है, जहाँ पे ये आते साथ ही वो उसकी बॉडी को श्रिंक करने के लिए कहता है। और तभी ये लोग एक छोटे से होल के जरिए से एक ऐसे क्रैक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए एक ट्रायल सेटअप था। और ये जो ट्रायल है ये असल में इनके स्टार गॉड माउंटेन के अंदर होना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो सीनियर था वो इस ट्रायल को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो फिलहाल, तो तुम्हें इस ट्रायल को देना होगा ताकि तुम इसे पास कर हम में से ही एक बन जाओ। बेसिकली तुम इसे एक स्कैनर की तरह समझ सकते हो, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे क्लैन के जो कि बाहर किसी आउटर वर्ल्ड में मारे तो जाते हैं, लेकिन जो बाहर के कल्टीवेटर है ना, जो हमारे रेस से बिलोंग नहीं करते, हमारे रेस के इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए हमारे जो लोग जो कि मारे जा चुके हैं उनके बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। बस ये जो टेस्ट है ना, ये उन्हें पहचानने के लिए ये कि कहीं हमारे लोगों का भेष धारण करके कोई बहरूपिया तो नहीं आ गया। अब जब ये सुनता है ना डुओफेंग, तो उसका गला सूख जाता है। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट और डीमन क्लोन बॉडी यही सोच रहे थे कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।